Everyone, how are you to all? I hope so you are doing well. My name is रेनू कक्कर। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सीटेट को स्मार्ट तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इन 15 डेज़ में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको कैसे इस 60 को 60 मार्क्स में कवर करना है, जिसमें से 40 मार्क्स आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड आता है, जिसमें 3 बुक्स की बुक बात की जाती है, जिसमें ज्योग्राफी बात की जाती है, हिस्ट्री बात की जाती है और साथ ही साथ सिविक्स। और इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए मैंने उन्हीं चैप्टर को लूँगी। आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स, जिसमें है ज्योग्राफी के जितने ही चैप्टर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसमें चैप्टर में देखो साथ ही साथ आपको एज इट इज़ कंटेंट से उठाया हुआ और सिर्फ लैंग्वेज को चेंज करके ही क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपको यह पता चल सकेगा कि किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्हीं चैप्टर को मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, प्लस आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है एग्जामर वो भी पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं हाईलाइट पॉइंट ही पढ़ाऊँगी, पूरा चैप्टर नहीं। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे पढ़ चुके होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जो हमारा ज्योग्राफी का है। उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में, जिसमें नाम मैं बता देती हूँ। चैप्टर 1 है 6 क्लास का, सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल पृथ्वी में आप सभी को पता हुआ है कि पढ़ चुके हो कितनी बार कि सौरमंडल होता क्या है, उसके बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो हम मेन हाईलाइट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला ये हाईलाइट पॉइंट है, यहाँ से मैं अंडरलाइन करके यहाँ से कि पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बताया गया है। पूर्णिमा किस दिन आती है और अमावस्या किस दिन आती है। देखिए, पूर्णिमा और अमावस्या आपको भी पता है कि जब हमारा चंद्रमा होता है, जब पूर्ण रूप से अपने आकार में आ जाता है, उस दिन पूर्णिमा का दिन माना जाता है। जब यही 15 दिन बाद चंद्रमा हाफ हो जाता है, हाफ मून के रूप में हो जाता है, तो इसको अमावस्या के दिन माना जाता है, जिसमें अंधेरी काली रात कही जाती है। इसमें अमावस्या में ऐसी रात होती है जिसमें पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अवलोकन आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये हाईलाइट पॉइंट है, तो इसको आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको, क्योंकि हाईलाइट पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपको वही चीज़ पढ़ रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपर वाला जब आया, नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में हजारों खगोलीय छोटे छोटे पिंड है। जैसे सपोज यहाँ पे सूर्य है, चंद्रमा है, ठीक है, और उसके बाद अनेक तारे हैं जो आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। यही सब हमारे इन्हीं से मिलकर एक खगोलीय पिंड का निर्माण होता है। ये लाइन हाईलाइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से सेकंड पॉइंट और है जो है तारा। अब तारा के बारे में यहाँ पे हाईलाइट करके भी मैं बताती हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। मैं बताती हूँ अजम्पशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि अभिकथन दे देते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे देंगे ऐसे, किस तरीके से लिखा होगा कि कुछ खगोलीय पिंड गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं, कुछ गैसों के बने हुए होते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आया हुआ है पेपर में, कुछ ठंडे होते हैं। तो आपको इसमें से कंक्लूजन बनाना या कारण देते हैं, ये इसका कारण है कि इस तरीके से होता है, बिकॉज क्योंकि ये इसका कारण है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा बहुत हाई पता होना जरूरी है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार और गर्म होते हैं। ये से किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कर लेते हैं। ये खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तारा को भी हम सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये पॉइंट है हाईलाइट का जो हमें इंपॉर्टेंट है। मैं हाईलाइट पॉइंट ही पढ़ाऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसमें से सबसे पहला आता है कि रात के समय चमकती हुई चीज़ों को दिखाई देता है, जो बहुत ही दूर होने के कारण हमें दूर से छोटी छोटी दिखाई देती है। ये आप सभी को पता है। एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है नक्षत्र मंडल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहते हैं कि रात्रि के समय आसमान में देखते हुए आसपास के तारे समूह को देखते हैं, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसको हम अर्सा मेजर और बिग बेयर इसी का ही पार्ट है जो नक्षत्र मंडल है। आगे कहने का अभिप्राय है कि जो नक्षत्र मंडल है उसमें एक 7 तारों का समूह बना जाता है, जिसको हम कहते हैं सप्तऋषि। सप्त मतलब होता है 7, ऋषि मतलब संत के बारे में होते हैं। 7 तारों के समूह को कहते हैं सप्तऋषि। ये भी अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल पिक्चर से याद रखना, क्योंकि पिक्चर में इजीली आपको
बड़ी इजीली पता चल जाता है कि 7 तारे कौन कौन से। इस तारों को देखोगे तो इनको काउंट करोगे तो आपके पूरे के पूरे 7 तारे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 और इस शेप में, इस तरीके की शेप में यह बनते हैं। और इसके सामने जो भी तारा जाता है जो सीधा होता है वो ध्रुव तारा कहलाता है, वो जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। ठीक है, ये आगे इसके बारे में हाईलाइट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के बता देती हूँ। कह रहे हैं रात्रि के समय दिशा का निर्धारण करना तारों की सहायता से करते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसको उत्तर ध्रुव, ध्रुवी तारा भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं कि ये हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है, मतलब एक ही जगह मतलब रखा वो रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको मैं आगे है, कुछ कुछ खगोलीय पिंड की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यह ऐसे पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, तो इसको हाईलाइट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ। कुछ खगोलीय पिंड की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, जो तारों के यानी कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको हम ग्रह कहते हैं। ग्रह भी अपने आप में किससे बना हुआ है, प्लेनेट से बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा का शब्द प्लेटाइन है। ये बोल देते हैं कि आप स्टेटमेंट दे देंगे जिम्शन वाले क्वेश्चन में, क्या आपको बताओ, या मैचिंग भी दे सकते हैं कई बार इनको घुमा के। और उसके बाद है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ याद रखना, चारों तरफ घूमने वाला, यानी चारों तरफ घूमने वाला। इस तरीके से कहते हैं। एक है पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, पृथ्वी को भी एक ग्रह माना जाता है। और यह संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा अपने अंदर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जो पृथ्वी के नज़दीक का तारा है बहुत अधिक होने के कारण जैसे चंद्रमा जैसे दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, ये जो छोटे छोटे छोड़ देते हैं बच्चे, ये भी हाईलाइट पॉइंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से छल्ले हैं जहाँ पे छोटे छोटे पिंडों की परपट्टी होती है, जो पृथ्वी के छल्लों का अधिक शक्तिशाली, ये दूरबीन की सहायता से देखा। इसमें 3 आते हैं, एक बृहस्पति, एक शनि और एक यूरेनस। ठीक है, ये तीनों ही नाम याद रखना है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। अगला है जो बहुत मस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट है और इससे क्वेश्चन भी आया है। मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाती हूँ आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड। इसमें देखो अलग अलग तारे, अलग अलग ग्रह पूछे गए हैं। ग्रहों का यहाँ पे अगर मैं रोटेशन करती हूँ तो आपको दिख जाएगा अपनी बुक से। कह रहे हैं कि चारों, कहते सबसे नज़दीक का जो ग्रह होता है सूर्य के, वो बुध ग्रह माना जाता है। बुध ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाने में उसको 88 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 88 दिन का समय लगता है। और अपने अक्ष में घूमता है। देखो सूर्य ये है, सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगा ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने अक्ष में भी इस तरीके से घूम रहा है। तो जिस तरीके से घूम रहा है उसकी उसी तरीके से क्या हो रहे हैं, दिन बन रहे हैं। अब वो अपने अक्ष में घूमने में कितने 59 दिन लगाता है। उससे फिर नज़दीक का जो होता है उसे दूसरे नंबर पे कहा जाता है शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को पॉइंट को याद रखना। सूर्य के चारों ओर घूमने में परिक्रमा में 255 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? ये पॉइंट भी आपको मैचिंग में दे सकते हैं। उसके बाद है घूर्णन की। इसमें जो सूर्य का अक्ष है वो 243 दिन में अपने अक्ष में घूर्णन करता है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, यानी कि 1 साल लगता है परिक्रमण करने में। और अपने घूर्णन में वो एक ही दिन में पूरा कर लेती है। इसमें भी सूर्य के पास भी अपनी चंद्रमा की संख्या जो 1 है। मंगल चौथा ग्रह माना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसको 687 दिन लगते हैं और अपने अक्ष में भी 1 दिन लगते हैं। चंद्रमा को, मंगल को भी 1 दिन लगते हैं और पृथ्वी को भी 1 दिन लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन को दे सकता है। दूसरा है चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 2 है, जबकि पृथ्वी की है उसमें चंद्रमा की संख्या 1 मानी जाती है। और ये सारे ग्रह कौन से होते हैं, इस चीज़ को बहुत हाईलाइट करने ना, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। सूर्य के सबसे 5 के 4 ग्रह जो ऐसे होते हैं वो आंतरिक ग्रह होते हैं, सूर्य के नज़दीक होते हैं और ये सिर्फ चट्टानों यानी पत्थरों से बने हुए होते हैं। तो इस चीज़ को है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये सबसे मतलब इन चारों के बाद बड़े ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर यूरेनस। ठीक है, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कई बार इनसे पूछ भी लेते हैं और कई बार नहीं भी पूछते। सिर्फ आपको मेन हाईलाइट पॉइंट ये बता रही हूँ कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने और 12 साल मतलब टोटल मिला के, और अपने अक्ष में 9 दिन। चंद्रमा की संख्या 53 है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष में 10 घंटे 40 मिनट का समय। चंद्रमा की संख्या 53 है। चंद्रमा की संख्या बृहस्पति और शनि की दोनों ही 53 है। ठीक है, इसमें जो मेन जो हाईलाइट पॉइंट है वही मैं आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि वही बता रही हूँ। यूरेनस के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 दिन लगते हैं। अपने अक्ष में चक्कर लगाने 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। उनकी संख्या 27 मानी जाती है। जबकि सूर्य के चारों ओर चक्कर में नेपच्यून को
बस 164 मिलते हैं और अपने अक्ष में घूर्णन करने के लिए 16 घंटे 7 मिनट का चंद्रमा की संख्या मानी जाती है। और इसमें जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लिए, ये बाह्य ग्रह माने जाते हैं और ये सूर्य से दूर होते हैं और बहुत बड़े होते हैं आकार में, और ये गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं। इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराती हूँ। अभी 1 मिनट रुक जाइए, चैप्टर कंप्लीट होकर फिर मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले जाती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। अगला पॉइंट है कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ होती है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सौरमंडल से, ये क्वेश्चन भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे पूछा गया था कि जो सूर्य है, सूर्य के पास जो सौरमंडल है, सौरमंडल के पास क्या क्या चीज़ें होती है। सौरमंडल के पास सूर्य भी होता है, 8 ग्रह भी होते हैं, उपग्रह भी होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड और जैसे क्षुद्र ग्रह और उनका पिंड मिलकर ही सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और इसका जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य कह रहे हैं, सूर्य के बारे में आप सभी को पता है कि सूर्य में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसमें किसका बल होता है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पृथ्वी पर भी ये पूछा गया था। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, वो बहुत अधिक और गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, सौरमंडल को बांधे रखता है, ये हाईलाइट पॉइंट है। सौरमंडल का जो प्रकाश है वही एकमात्र स्रोत है, लेकिन वह अत्यधिक तेज ऊष्मा के कारण हम उसको इस नज़दीकी उसकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते। और सूर्य पृथ्वी पर 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह इंपॉर्टेंट है। ग्रह के उसमें सबसे पहले तो है इनका जो डिस्टेंस है, जो सबसे पहले है उसके बाद है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के 4 आंतरिक ग्रह होते हैं जो चट्टानों से बने हुए होते हैं, जो मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाया। फिर उसके बाद 4 जो होते हैं वो तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं और ये सारे दो आकार में सूर्य से दूर होने के कारण आकार में भी बड़े होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूनस और नेपच्यून। आपसे तीन ग्रह ऐसे पूछे गए थे जो आसपास पृथ्वी के परपट्टी या छल्ले के पिंड में होते हैं। कौन कौन से ग्रह है, ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके बताना कि कौन से 3 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के आसपास परपट्टी यानी छल्ले के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में है और वो आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है कि कक्षा क्या होती है। कक्षा क्या होती है उसके बारे में हाईलाइट है, यहाँ पे इसी में ही है सारा कुछ। इसको भी स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह जो होते हैं एक निश्चित पथ पर लगाते हैं, निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और किस तरीके से लगाते हैं, दीर्घवृत्ता, लंबे लंबे, दीर्घवृत्ता मतलब लंबा बड़ा, छोटे छोटे चक्कर लगा के फैले हुए होते हैं, दीर्घवृत्ताकार के, सो कक्षा कहलाते हैं। और सबसे नज़दीक जो होता है वो बुध होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है, जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, क्वेश्चन में वो पूछते रहे। और एक हाईलाइट पॉइंट याद रखिए कि शुक्र को भी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना, क्योंकि इसके आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसलिए। अगला है कि प्लूटो क्या होते हैं। प्लूटो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, USB 313 कब है, तो अगस्त 2006 वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी तक प्लूटो में ग्रह है जो खगोलीय संगठन बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पे अगस्त 2006 को निर्णय लिया गया था और प्लूटो को इसे बौने ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पे एक हाईलाइट पॉइंट है, याद रखिए कि जो जितने भी सर्च किए जाते हैं, जितने भी बारे में जानकारी दी जाती है, तो किसके बारे में हमें जानकारी दी जाती है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज मतलब यानी कि वो कह रहे हैं कि हमेशा जो पृथ्वी पर खगोलीय शास्त्र होते हैं वो उनमें आर्यभट्ट ने अपने प्राचीन समय के खगोल शास्त्र मान जाते हैं, जो इन्हीं सभी ग्रह और इनके आसपास की चीज़ों का खोजते हैं, सर्च करते हैं, रहस्य को खोजने में लगे रहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या घट रहा है। पृथ्वी का भी एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाता है और ये 5वां ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा ग्रह माना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भू आब का अर्थ क्या होता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार। ये 5वां ग्रह माना जाता है। ध्रुवों की तरफ कैसी होती है, ये थोड़ी सी चपटी होती है, इस तरीके से पृथ्वी का शेप होती है, मैंने सैंपल के। और इसे आता है, इसमें जीवन अनुकूल है क्योंकि इसमें ना तो जीवन अनुकूल केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें ना तो गर्म हवा है ना ठंडी हवा है, दोनों अनुकूल मतलब बराबर है। पानी भी उपस्थित है, वायु हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो चीज़ें आवश्यक है, गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। ये आंसर पूछ सकते हैं कि आपकी पृथ्वी पर कौन सी गैसें मौजूद है, ऑप्शन दे देंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है वो आपको नहीं, सिर्फ आपको यह है कि आपके जो भी पढ़ा हो आपके कंसेप्ट क्लियर हो। पृथ्वी पर सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, तो ऑक्सीजन मौजूद होती है पृथ्वी पर, ये ऑलमोस्ट बच्चों को पता भी होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि अंतरिक्ष में देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, और क्योंकि ये 2/3 सतह से पानी से ढकी हुई है तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऊपर है कि अगर
सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो ये चीज़ हाईलाइट पॉइंट है, कुछ हाईलाइट पॉइंट है जो ध्यान रखते डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 21 जुलाई 1967 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही एक छोटा हिस्सा या उपग्रह माना जाता है और ये 1/3 चौथाई तक फैला हुआ है। इसका बहुत प्रतीत है और पृथ्वी को चंद्रमा की जैसा ही दिखने पर लगता है। तो इसकी जो दूरी है वो 3,84,400 है और चंद्रमा और पृथ्वी के समान दूरी की तुलना करी है। इसमें से यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपग्रह। उपग्रह बहुत वेरी 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 लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट है। मानव निर्मित उपग्रह के बारे में भी 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अभी प्रीवियस ईयर के पेपर में भी पूछा गया है। तो ये टॉपिक ऐसे है जिनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपके एक नंबर या 2 नंबर जो होते हैं कम, इस चैप्टर में से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है ये पॉइंट। उसके बाद मानव निर्मित का मतलब होता है एक ऐसा कृत्रिम वैज्ञानिक वो बनाते हैं, संचार माध्यम या नॉकेट बनाते हैं जिसको वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है और ये कहाँ ब्रह्मांड में जानकारी हासिल करने के लिए पृथ्वी की सतह पर भेज दिया जाता है और ये रॉकेट के रूप में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के बाद इसमें कैमरा लगा होता है। इसमें वो इसके अलग अलग नाम हैं। इस तरीके से हमें जानकारी हासिल होती है। इसके अलावा जैसे इनसेंट, IRS और एडुसेंट जैसे एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ। उसके बाद है कि चंद्रमा का ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रमा का जो स्थान दिया जाता है, ठीक है, चंद्रमा का जो स्थान दिया जाता है, चंद्रमा पृथ्वी की तरह 27 दिन में पूरा करती है और इसे अपने अक्ष में घूर्णन करने में समय लगता है। तो ये हाइट है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक भाग कब दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग तब दिखाई देता है जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन पूरा करती है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? शुक्र ग्रह तारों और ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं या पिंड कहते हैं, उसको क्षुद्र ग्रह। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और ये इनका बहुत अधिक भाग ग्रहों के ही भाग थे जो टूट कर इनसे अलग हो गए हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? पत्थरों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उल्का के छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जिसको उल्का पिंड कहते हैं। इनकी गर्मी इतनी अधिक होती है तो गिरने के बाद ये पृथ्वी पर गिरते हैं और अधिक चमकदार बन जाते हैं और कभी कभी ये पृथ्वी पर गड्ढे भी बना दिया जाता है। ये सारे पॉइंट इसमें हैं जो मेन है। आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा एक तरीके से लाखों तारों का समूह होता है जिसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। आकाश गंगा का ही भाग होता है। इसकी कल्पना एक सागर के इसकी कल्पना एक आकाश गंगा के नाम से पड़ा है। आकाश गंगा करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की प्रणाली होती है। इस प्रकार के लाखों आकाश गंगा क्या बनाती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो मैंने ऑलमोस्ट ये चैप्टर में से बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम उस चैप्टर के 2 चैप्टर लेके क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक चैप्टर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर देख लेते हैं कौन सा है? अक्षांश। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो अब आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हमें इतना गुजरात की डिग्री दे देंगे, इतना किसी और राज्य की दे देंगे और उनका कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी। यहाँ से सुनिए, अक्षांश और देशांतर क्या होता है? इससे डायरेक्ट पूछा गया था आपके पैडोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं अभी बताती हूँ इसके भी। पृथ्वी हमारे चारों ओर घूमती है, ये हमें भी पता है। पृथ्वी उत्तर से ध्रुवों की तरफ से चपटी हुई दिखाई देती है और मध्यम से उभरी हुई होती है। पृथ्वी, ये याद रखना, जो ग्लोब है वो पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके। पृथ्वी जो ग्लोब होते हैं वो आकार और प्रकार के दोनों से। ग्लोब को हम एक जगह से दूसरे, बड़े आकार के ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, उनको पॉकेट में नहीं रख सकते, लेकिन छोटे जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, एक जगह नहीं होते, घुमाया भी जा सकता है। स्थिर मतलब रुका हुआ नहीं होता, उसको घुमा के ही हमें देशों के बारे में जानकारी, देशों के, महाद्वीपों के, नदियों के, सागर के आकार के रूप में दिखाई देता है। अक्ष क्या होता है? अक्ष इंपॉर्टेंट है। अक्ष क्या होता है? अक्ष हमारे सूर्य और चंद्रमा के यहाँ पे अक्ष क्या होता है? अक्ष मतलब होता है कि जो पृथ्वी पर जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में भी एक तरीके से एक सुई होती है, एक सुई बनी हुई होती है। उसी सुई को हम जो बराबर भागों में बांटते हैं उसको अक्ष कहा जाता है। और ग्लोब में भी 2 सुई देखने को मिलती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और सुई इस तरह चारों ओर पृथ्वी की ओर घूमती है। और याद रखना, पृथ्वी की जो भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। यानी कि वो कहने का अभिप्राय है वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऐसी सुई नहीं होती, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष में खुद
खुद चारों ओर घूमती है और एक काल्पनिक रेखा बनाती है और इसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, उसको कहते हैं विषुवत। जो दो बराबर भागों में बांटी जाती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा किसको कहते हैं? जो उत्तरी भाग को विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुवित कहते हैं, और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर भाग आधे भाग होते हैं। जिस प्रकार विषुवत वृत्त पर एक ही काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थितियों या स्थानों की स्थिति को बताकर महत्वपूर्ण है। विषुवत वृत्त के चारों ओर ये अक्षांश और समांतर रेखाएं, जो अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अंश माने शून्य में मापा जाता है। विषुवत रेखा पे जो चौथाई होती है, जो 360 डिग्री होती है, तो किसके बराबर होती है? वो होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 160 डिग्री अंश जो होता है 1/4 के बराबर होता है। 1/4 यानी 360 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1/4 से तो 90 आंसर आएगा। ठीक है, ये तभी एक 90 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रकार अंश भी उत्तरी अक्षांश या उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आप ये जानते हैं कि किसी भी ध्रुव तारे को कोण में नापकर आपने अंश या अक्षांश को जान सकते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल इस तरीके से इन्होंने समझाने के लिए हमें दिया है कि दो राज्य है। जैसे महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, ब्राज़ील में, अमेरिका में है, जो बाहर की तरफ है। वे लोग दोनों ही अक्षांश 20 अक्षांश पर स्थित है। 20 अक्षांश किसके बराबर होता है? इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगी। चंद्रपुर विषुवत रेखा के 20 अक्षांश उत्तर में है और बेलो होरिज़ोन 20 अक्षांश के दक्षिण में है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दे देंगे और इससे जितनी विषुवत रेखा से दूर होंगे अक्षांशों की जितनी घटती जाएगी। याद रखना, आकार घटता जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है। उसके बाद है अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कौन कौन से पॉइंट पे होती है? विषुवत रेखा 0 डिग्री पे होती है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर पे होते हैं, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण डिग्री होते हैं और इनके और भी भाग है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री का बनाती है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा भी 23.5 डिग्री का होता है। विषुवत रेखा के उत्तर ध्रुव वृत्त में 66.5 डिग्री का होता है कौन? और विषुवत रेखा के दक्षिण ध्रुव वृत्त में भी 66 डिग्री का। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर सूर्य का प्रकाश दूसरे के ठीक ऊपर होता है, तो उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उष्णकटिबंधीय कब कहते हैं? जब ऊष्मा अधिक होगी तो क्या होगा? उसने ऑप्शन दिए हुए थे कि इस कारण से होता है, इस कारण से होता है, इस कारण से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता देती हूँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों में जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तब वहाँ पे सबसे गर्मी का समय होता है और उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। दूसरा पॉइंट है शीत कटिबंध। क्या होता है? शीत मतलब मौसम ठंडा होता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा मध्य रेखा के किसी मध्य में सिर के ऊपर नहीं होती, सीधी तिरछी होती है। जब तिरछी की बात हो जाए तब हमारा शीतोष्ण कटिबंध होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुववृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के पास के आसमान में मध्यम रहता है, यानी ठंडा ना ठंडा गर्म ना गर्म, तो सबसे ज़्यादा मीडियम मौसम रहता है कह सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच में जो मौसम होता है वो सूर्य में क्षितिज से ऊपर नहीं हो पाता। क्षितिज मतलब जितनी उसकी ऊंचाई है उससे ऊपर ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे क्षितिज ठंडा मौसम रहता है और जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। उसके बाद है देशांतर। क्या होता है देशांतर? ये उत्तर में दो चीज़ें होती है। देशांतर ये उत्तर में अलग अलग चीज़ों को 20 डिग्री देशांतों में नापा जाता है, जिसमें हमारा पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बनता जाता है। जब ये समान रेखा है देशांतर निमित्तर कहलाती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी को अंशों में नापा जाता है, अंशों को मिनटों में नापा जाता है, मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। इसमें अर्धवृत्त दूरी बढ़ाने के लिए घटती बढ़ती जाती है और धीरे धीरे देशांतर आपस में मिलती जाती है, यानी घटती बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद प्रमुख यमोत्तर क्या होता है? जब ग्रीनविच, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। देश के निश्चित किया गया कि ग्रीनविच वह ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है जिसने वाली यमोत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती करना होता है। प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। ये प्रमुख यमोत्तर 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री उत्तर में होता है, पूर्वी गोलार्ध में होता है, जो दो बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे पूर्वी गोलार्ध और ये रहा पूर्वी गोलार्ध और हमारा दूसरा क्या है पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इनकी जो जानना है तो 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट मैं बता देती हूँ, यहाँ नहीं है, आगे चलते हैं। आगे जो है इम्पोर्टेंट ये नक्शा दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। उसके बाद समय की बात की जाती है। देशांतर और समय के बीच में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनविच से समझते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, लेकिन इनका भी छोटे दोपहर में सबसे छोटी सूर्य उदय है और सबसे लंबी होगी सूर्य की परछाई, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा वो दिन सूर्यास्त होगा। ग्रीनविच स्थित में यह मतलब सूर्य जिस प्रकार आकाश के सबसे उच्च बिंदु पर होगा उसी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, सबसे ऊपर ग्रीनविच के समय। ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है
आता है वह ग्रीनविच पूरब में है, तो पूरब में है तो पूरब के समय से 5 समय से आगे होगा पश्चिम, जो पश्चिम में होगा वह पीछे। अगर पूरब में होगा तो आगे होगा, अगर पश्चिम में होगा तो पीछे होगा। ठीक है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में, वो कह रही है 24 डिग्री में 360 डिग्री बनाती है। ठीक है, यहाँ पे दिख रखा है। अब 1 घंटे में कितना बनाएगी ये कैलकुलेट करना है, तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका 1 घंटे में 15 डिग्री बनाती है। 1 घंटे में हमारा 15 डिग्री बनाती है। और 4 मिनट में कह रहे हैं 4 मिनट में 1 डिग्री बनाती है। 4 मिनट में 1 डिग्री बनाती है। ग्रीनविच 15 में पूर्व समय में 15 से 60 मिनट होती है। ग्रीनविच के समय में 1 घंटा आगे होगा और दोपहर में 1 बजे होगा। ग्रीनविच 15 डिग्री पश्चिम में होगा तो 1 घंटा पीछे होगा। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको अलग से बता दूंगी, ये क्वेश्चन आया है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो सबसे उच्चतम बिंदु में 12 बजे होंगे। इस प्रकार घड़ी के दिखाया गया समय देशांतर नियमांतर की समान होते हैं। ठीक है। उसके बाद है मानक क्या होता है। मानक अलग अलग समय में निरंतर अलग अलग स्थानों को बताते हैं। इसमें यहाँ पे टाइमिंग बता दिया, यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी डायरेक्ट। तो इसमें बताया गया कि अगर आपका 1 घंटे 5 मिनट का समय दिया जाता है, और ये याद रख लेना कि यमोत्तर जो होता है, मानक यमोत्तर हमेशा इस को है ना पूरब में होता है। 82 हाफ डिग्री, या फिर इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो इस दोनों ही तरीके आपको याद होंगे। मानक यमोत्तर समय माना जाता है और इसके अलग अलग समय में अलग अलग टाइम होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझा रखा है कि किस तरीके से होता है। मेन क्या होता है, 5 घंटे 30 सेकेंड आगे होगी दोपहर के 7:30 बजे। क्या कौन से राज्य में मानक समय दिया गया, यूएस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, जबकि पृथ्वी में एक एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और हर क्षेत्र जो होता है वो 15 डिग्री 24 घंटे में बांटा गया, तो 15 डिग्री क्षेत्र तक घिरा हुआ होता है। तो ये दोनों ही चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे और भी चैप्टर है उनसे भी रिलेटेड है। मैं तो सोच रही थी कि पूरे चैप्टर करवा के फिर क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन चैप्टर कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से आए हुए हैं। तो अब देखिए अपने क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। मैं कह रही थी कि किस किस चैप्टर में से आया था, मैं उसी चैप्टर को पढ़ा रही हूँ आपको। सबसे पहले है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट प्लेनेट के बारे में क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको ऑप्शन में चूज करना है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार एंड दे आर द मेड ऑफ द ओनली रॉक्स, द ऑल प्लेनेट हैव देयर मून्स। क्या कह रहे हैं, ऑप्शन दे दिया, आप उसमें से बताइए कौन से इसके बारे में सही है। तो ग्रहों के चारों ओर कौन सा कथन है। देखिए वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। ये सही है नहीं सही है, ये आपके स्टेटमेंट में आपको मैं दिखाती है। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। सभी ग्रहों के अपने चांद नहीं होते, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसकी स्टेटमेंट की बात जब क्वेश्चन आया तो मैं इसको आपको क्वेश्चन के पीछे से के चैप्टर की ओर ले चलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूर्य के पास जो ग्रह होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं। देखो सारे जो ग्रह चट्टानों से नहीं बने होते, कुछ 4 ग्रह तो चट्टानों से बने हुए हैं, और बाकी ग्रह के बारे में भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ग्रह जो बने हुए हैं उनके आकार होते हैं वो गर्म गैस और तरल पदार्थ से, तो वो ऑप्शन तो गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन आपको दिया था कि सभी जो ग्रह जो होते हैं वो हमारे उनकी अपनी ग्रह उनकी अपनी चंद्रमा होती है। देखिए चंद्रमा के बारे में बताते हैं, तो जिस किसके पास चंद्रमा मौजूद है, तो सभी ग्रह के पास चंद्रमा मौजूद नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा की संख्या यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी के पास 1 है चंद्रमा की संख्या, मंगल के पास 1 है, लेकिन बुध और शुक्र के पास चंद्रमा की संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कंसेप्ट को देखिए, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यहाँ पे देखो चंद्रमा की संख्या है 53, शनि में भी 53 है। ठीक है। फिर चंद्रमा की संख्या यूनस में है 27 है, नेपच्यून में 13 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्वेश्चन एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो आप सभी को पता चल चुका होगा उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल चुका होगा इसका आंसर क्या है। ग्रहों में कौन सा कथन सही है, तो ग्रहों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बाकी ये केवल चट्टानों से बने हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये सभी ग्रह के पास अपने चांद होते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको ये देखिए, यहाँ पे बहुत ही इजीली क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीनविच समय का जो टाइम दे रखा है वो 1 PM दे रखा है, 1 PM का टाइम दे रखा है, और ये 60 डिग्री पश्चिम में ग्रीनविच और 60 डिग्री पूर्व में दे रखा है। तो ध्यान से समझिए, आपको 24 घंटे में 360 एंगल से घूमती है पृथ्वी। 360 घंटे हमें निकालना है कि हमें 1 आवर का निकालना है, 1 घंटे का निकालना है। तो 360 डिवाइड बाय अपॉन में 24
मिनट। इसका आंसर आएगा 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये निकालिए। अब हमें करना है 15 डिग्री क्या होता है, 15 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। हमें 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 16/15 डिग्री, और डिवाइड करोगे तो आपका 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 4 घंटे के बराबर आ जाएगा। ये निकालिए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक चीज़ और बता देती हूँ। अर्थ जो रोटेट करती है वो अपनी जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी, आप सभी को पता है कि रोटेशन जो होती है वेस्ट टू ईस्ट होती है, जबकि सनराइज़ जो हमारा होता है वो होता है ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट होने का मतलब है अगर ईस्ट की तरफ हमारा सनराइज़ होगा तो उसमें क्या जो टाइमिंग है वो हमारा ऐड होगा, अगर वेस्ट की होगा तो हमारा माइनस होगा। माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा टाइमिंग को। अब करते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ले रखा है ग्रीनविच समय, हमें 1 बजे का टाइम दे रखा है। अगर 60 डिग्री वेस्ट में है, सपोज 60 डिग्री वेस्ट में है, तो 60 डिग्री वेस्ट है। वेस्ट मैंने कहा था कि उसमें टाइमिंग क्या करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 60 डिग्री में अगर 1 बजा है, 1 बजा है यानी कि 1 PM हुआ है, तो हमें 4 घंटे माइनस करने होंगे। 4 घंटे हमारा निकला था, 1 डिग्री जो बराबर होता है 4 घंटे के बराबर, तो हमें माइनस करना होगा। तो 4 PM में अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 AM आएगा। अगर हमारा 60 डिग्री ईस्ट में है तो हमें क्या करना है, 1 PM दे रखा है, तो 4 प्लस करना होगा 4 घंटे। तो 4 घंटे अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे शाम के 5 बजे होंगे। तो इसमें डायरेक्ट आंसर निकल चुकेगा। कैलकुलेशन इजी है, सिर्फ आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन चैप्टरों में से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर में ही पूछा गया है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं यानी कि 3 साल के पेपरों को सर्च करके क्वेश्चन ढूंढे हैं आप सबके लिए चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी की जो गति होती है उसके बारे में विचार कीजिए और उसका सही आंसर दीजिए कि क्या इस स्टेटमेंट में फॉलो करता है। पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है तो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। परिक्रमा, जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा किया जाता है वो अपने अक्ष में घूर्णन करती है, तो ये राइट ऑप्शन है। उसके बाद लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर अपना अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्ष पे 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे गलत है कि यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका राइट ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रीनविच जो टाइम करवाया गया था मैंने उसके बारे में बताया है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो कंसीडर द टू स्टेटमेंट दे रखे, चूज द एपोरेट ऑप्शन दे रखा है। पहला कंडीशन ये दे रखी है कि जो स्थान है ग्रीनविच के पश्चिम में है तो उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। राइट, ये ऑप्शन बिल्कुल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था। जब पृथ्वी के जो होती है हमारी वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करती है, लेकिन सनराइज ईस्ट टू वेस्ट में करता है। यहाँ पे अगर पश्चिम में होगा तो समय क्या जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि सूरज के सनराइज के अकॉर्डिंग हमारा चलना है। और जब हमारा आगे होगा तो ईस्ट की तरफ होगा तो आगे होगा। तो यहाँ पे पीछे वाला फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। दूसरा है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी जो रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट में करती है। पृथ्वी हमेशा रोज टू किस में करती है, आपका वेस्ट टू ईस्ट में करती है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट में करती है। तो इसे सूर्य की पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत दे रखा है। सेकंड जो है इसकी स्टेटमेंट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती, तो फर्स्ट इज राइट है। और यहाँ पे जो सेकंड दे रखा है वो इज रॉन्ग है, क्योंकि हमारी जो है पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए पूर्व की तरफ जो होता है समय जल्दी उगता है। ऐसा नहीं है सूर्य की तरफ समय जल्दी उगता है। ये ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही चूज करेंगे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, व्हाट कीप्स द एयर टू रिमेन अराउंड द अर्थ। वो कह रहे पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। चांद की गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही नहीं, उस सूर्य की ऊष्मा भी नहीं है, पृथ्वी की चट्टानें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को बनाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 2 चैप्टरों में से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीज़ होती है जो मैंने आपको पढ़ाया था। सौर मंडल में इसमें डायरेक्ट आंसर अगर आपने पढ़ा होगा तो सूर्य होता है, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र और उल्कापिंड होते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे,
कि लिखा है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि वह स्थलरूढ़ होते हैं, वह महासागरों से घिरे होते हैं। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तो रॉन्ग ही है। और सूर्य की किरणें तिरछी होती है, सूर्य की किरणें जब तिरछी होती है तो शीतोष्ण कटिबंध होता है, और जब सूर्य की किरणें सीधी दोपहर में सिर के ऊपर होती है तो उष्ण कटिबंधीय। तो इसका ऑप्शन राइट है। देखो किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक ग्लोब में खींची गई जो रेखाएं होती है अक्षांशों दशांशों के रूप में नापी जाती है, ये रेखाएं किस प्रकार के उद्देश्य को करती है। ये पेडोलॉजी क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको ले लिया कि पेडोलॉजी क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए होता है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, पृथ्वी पर हल रेखाएं और पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करने के लिए। तो पृथ्वी पर जब हमें स्थानों को ढूंढना होता है तो उसको मेन है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन है कि टू लोकेट प्लेस टू अर्थ। ठीक है, पृथ्वी हल रेखाएं नहीं होती क्योंकि पृथ्वी की भौतिक रेखाएं फिजिकल फीचर्स यानी पृथ्वी के स्थानों को दर्शाने के लिए की जाती है। तो यहाँ पे पेडोलॉजी का क्वेश्चन में आपको किस तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है। इस चैप्टर में से देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। हमारी पृथ्वी पर वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना तो मानचित्र होता है, ना उपग्रह के चित्र होते हैं, ना रवि गेंद होती थी। ग्लोब हमारा जो होता है जो मानचित्र का प्रतिरूप माना जाता है, वास्तविक प्रतिरूप किसको अंदाजे से लगा सकता है। तो इसका राइट आंसर ग्लोब है। मैंने इन 2 चैप्टरों में से जितने प्रीवियस ईयर के 3 साल के पेपर थे उनको सोल्व किया है, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन इन 2 चैप्टरों में से पूछे गए हैं। तो इन 2 चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना और इसकी प्रैक्टिस करना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं कोशिश करूँगी ज़रूर करवाती जाऊँगी, ताकि अगर अगले चैप्टर भी आएँ तो उसमें इंक्लूड होगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।